बलों को एक बार फिर से कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। कल भी घाटी में 2 जगहों पर 4 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। कुलगाम और कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था और आज एक बार फिर से पुलवामा में एक आतंकी को ढेर किया गया। हालांकि अभी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि अगर कोई आतंकी छिपा हो तो उसे खोज लिया जाए। तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर में दहशतगर्दों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक दहशतगर्द को ढेर किया गया है। तो देखिए, आपको 2 तस्वीर दिखाने वाले हैं और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे आतंक के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। आज देखिए, एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए 2 तस्वीरें। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच रविवार को मुठभेड़ में 4 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। कल 2 दहशतगर्दों को कुपवाड़ा में और 2 को कुलगाम से मार दिया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कल एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द जो है लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता था, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान का वो रहनुमा था। तो ये 2 तस्वीरें कैसे ऑल आउट के तहत एक एक करके आतंकियों को सफाया किया जा रहा है। और आइए बात करेंगे अग्निपथ की, अग्नि परीक्षा की। अग्निपथ योजना के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है और इसी बीच आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इससे पहले हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार और झारखंड में एक दिन का बंद बुलाया जा चुका है। बंद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। सोशल मीडिया पर खास नजर है। बिहार में हिंसा के आरोप में 804 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है। तो वहीं आज देशव्यापी बंद का आह्वान ऐसे समय किया जा रहा है जब एक दिन पहले ही तीनों सेनाओं की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा। 4 दिन के उग्र प्रदर्शन के बाद कल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना समेत उन सभी 10 राज्यों में शांति रही जहां पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, क्योंकि संशोधन की बात जो है वो सेना की तरफ से की गई है। उपद्रव और हिंसा से भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बीते कुछ दिनों में उपद्रवियों ने रेलवे की संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, लिहाजा आज रेलवे की सुरक्षा के लिए बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से अप्रिय घटना को रोका जा सके। और देखिए, भारत बंद के मद्देनजर अगर हम देखें तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा का बहुत खास इंतजाम रखा जा रहा है और उपद्रवियों से निपटने के लिए आज प्रशासन बहुत सख्त रणनीति के साथ उतरी है। बिल्कुल, उपद्रव करने वाले पर कड़े से कड़े एक्शन की तैयारी है। भारत बंद के मद्देनजर जीआरपी, आरपीएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ जहां आगजनी नहीं हो सके और आरपीएफ को उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि देखिए हमारी जो सरकारी संपत्ति उसको हम कम से कम बचा सके, क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। रणनीति के मुताबिक गड़बड़ी के हर मामले में अलग केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल देखिए, आरपीएफ की टीम्स को सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखने के लिए भी कह दिया गया है ताकि तलाश हो सके कि कौन व्यक्ति है जो उपद्रव फैला रहा है। यानी देखिए, उपद्रवियों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करने की भी बात की जा रही है। आज बिहार भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपद्रव जो है वो बिहार में ही देखने के लिए मिला था। बिहार में बंद को देखते हुए कई फैसले भी लिए गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। मुख्य सचिव ने बैठक करके हालातों का जायजा लिया है। साथ ही खुद सीएम नीतीश कुमार ने आज होने वाले जनता दरबार को भी रद्द कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति वहां पर है, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार इसे कंट्रोल करने में इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को इस वक्त बंद रखा गया है। जिन शहरों में आज इंटरनेट सेवाएं बंद हैं उसमें कैमूर, भोजपुर भी शामिल है। बिल्कुल देखिए, सबसे आसान होता है सोशल मीडिया पर किसी को भी भड़काना और इस प्रकार के पोस्ट वायरल होते हैं। आप भी सतर्क रहें। देखिए, औरंगाबाद, रोहतक में भी आज इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई इसी के मद्देनजर और बक्सर, नवादा में भी इंटरनेट सेवाओं को आज पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा इसी के चलते। इसके अलावा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में भी इंटरनेट
की जो गतिविधियां हैं उन्हें सीमित कर दिया गया है। समस्तीपुर, लखीसराय में भी इंटरनेट सेवाएं बंद है। बिल्कुल, देखिए बेगूसराय, वैशाली में भी इंटरनेट सेवाएं आज स्थगित है, जबकि देखिए सारण, मुजफ्फरनगर में भी इंटरनेट सेवा बंद है और दरभंगा, गया और मधुबनी में भी इंटरनेट सेवाओं को स्थगित कर दिया। इसके अलावा खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा में भी इंटरनेट सेवाएं आज बाधित रहने वाली हैं, क्योंकि बंद बुलाया गया। ऐसे में इंटरनेट सेवा पर सबसे पहले रोक लगाई गई है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा इस वक्त बंद है। बिल्कुल, देखिए इसके लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं और सेना भी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रही है। देखिए सेना ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से अग्निपथ योजना के बारे में एक बार फिर से पूरी जानकारी दी। डिटेल में बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और थल सेना, वायुसेना और नेवी के अफसरों ने एक एक करके पूरी जानकारी जो है युवाओं को देने की कोशिश की, ताकि जो गलतफहमी है उसको दूर किया जा सके। सेना ने बताया कि देखिए अग्निवीर बनाने की जो योजना है साल 1989 से चल रही है, अब जाकर इंप्लीमेंट हुई है, तो समझना होगा हमें भी। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। वीर बैच 1 ऑफ 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आईएनएस चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त सबसे राहत वाली बात यही है कि सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात अब मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है, तो वहीं कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। 6 शहरों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, आगरमालवा, वडोदरा और राजस्थान के झालावाड़ में इंद्र देवता मेहरबान है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम अच्छा हो गया है, तापमान में गिरावट आ गई है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से यह अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और उत्तराखंड में मानसून की जल्द ही एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में गरज के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला अभी जारी रहने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश हो रही है।
देखिए, बादलों की राहत किन किन शहरों पर और कहां कहां मानसून का स्वागत हो रहा है, हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। दिल्ली की बात करें तो अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली पर राहत के बादल छाए रहने वाले हैं, यानी कि गर्मी से राहत मिलेगी। यह देखिए, अगले 2 दिनों तक बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हो चुका है, यानी बिहार, झारखंड में भी देखिए 30 जून तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। ओडिशा के अलग अलग जगहों पर भी बारिश की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर देखिए, केरल, कर्नाटक में भी अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के कुछ क्षेत्रों और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जता दी। राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर प्री मानसून का बोनस मिल रहा है। 22 जून को मानसून की एंट्री राजस्थान में हो जाएगी। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से असम के 33 में से 27 जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में। हम आपको बता दें, ज्यादा बारिश होना भी ठीक नहीं है। 6 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, प्रभावित हो चुके हैं, वो इसकी चपेट में है। बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, इसलिए सेना को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ की विभीषिका के बीच बेसहारा लोगों को सहारा मिला है। इस बेबसी में भी भरोसा है कि सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी को इस त्रासदी से सकुशल बचाकर निकालने में जुटे हैं सुरक्षा बल के जवान। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया। सुरक्षा घेरा बनाकर रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाया गया। छाती तक बहते बाढ़ के पानी को रहे हैं। सैलाब को चीरते हुए बोट के सहारे उन जगहों को ढूंढ रहे हैं जहां अभी भी लोग फंसे हैं। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव दल बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत से कम नहीं। इन टीम्स की प्राथमिकता भी तय है। पहले महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पुरुषों को खुद से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने में मदद की जा रही है। एसडीआरएफ और इमरजेंसी सर्विसेज की एक टीम तो सिर्फ बोट तैयार कर उसे ट्रकों के जरिए उन इलाकों में भेज रही है जहां लोग सैलाब में फंसे हैं, ताकि किसी भी सूरत में बचाव दल के लिए बोट की कमी ना हो। मौसम विभाग की माने तो असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधर सकते हैं। पानी का स्तर नीचे जा सकता है, यानी जल्द ही इन लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आप देख रहे हैं कि असम के हालात इस वक्त बहुत ही खराब है और ऐसे में कैसे असम में हमारी सेना एक एक जिंदगी को बचाने में जुटी हुई है, ये आपको बताने जा रहे हैं। असम में बाढ़ से करीब 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कोपिली नदी इस वक्त बाढ़ के निशान से सबसे ज्यादा ऊपर बह रही है। बिल्कुल, देखिए, ब्रह्मपुत्र बेकी मानस नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि सबसे ज्यादा बारपेटा जिले में बाढ़ ने बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई। राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोगों को 541 राहत शिविरों में रखा गया है। असम में 7 जिलों में सेना का बचाव अभियान जारी है। यहां देखिए, राहत शिविरों में लोगों को बचाने में जुटी हुई है सेना और जवान दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। गंभीर रोगियों, बुजुर्गों की जान बचाने में जुटी सेना के जवान भी जी जान से लगे हुए हैं। महिलाओं, बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित ठिकानों पर इस वक्त भेजा जा रहा है। अब तक सेना ने 4500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। यह देखिए, वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी राज्य में लोगों की जान बचाने में लगातार जुटी हुई है। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसकी भव्य तैयारियां पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार भव्य और ऐतिहासिक तैयारी हो रही है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे लेकर केंद्र सरकार भी बड़े पैमाने पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। 21 जून को योग दिवस है और देखिए किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। यूपी के मुरादाबाद और अयोध्या के साथ ही अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और लेबनान में भी योग दिवस की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। भारत में योग दिवस को लेकर केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जैसा कि हर साल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी 29 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे और योग करते हुए नजर आएंगे। इस बार योग दिवस पर खास तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए भी है
क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक योग दिवस नहीं मनाया गया था। लिहाजा प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मिनिस्टर योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग जिलों में, राज्यों में मौजूद होंगे और आम लोगों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्र के 75 मंत्री देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर योग करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर पैलेस मैदान में 15,000 लोगों के साथ योग करने वाले हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर सूबे को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जो है मैसूर में योग करते हुए भी नजर आएंगे। बीते एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में दर्जनों कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और अब वो कर्नाटक का रुख करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में 27,000 करोड़ रुपए की कई रेल, सड़क से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जाहिर है, ये परियोजनाएं प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखने में मददगार होंगी। अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का दौरा करेंगे। बेस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्र को 150 IT हब समर्पित करेंगे। 2 दिन के कर्नाटक में सबसे अहम होगा PM 27,000 की जिन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले हैं, उसमें रेल और सड़क से जुड़ी योजनाएं हैं। PM नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा PM मोदी मैसूर में ही सुत्तूर मठ भी जाएंगे, जिसके बाद वो चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग में शिरकत करेंगे। ये गार्जियन योग रिंग कार्यक्रम का भी हिस्सा है, जो 89 देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच एक सहयोगी अभ्यास है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में सबसे खास होगा योग दिवस का वो कार्यक्रम जिससे न केवल पूरा हिंदुस्तान जुड़ेगा बल्कि दुनिया भी जुड़ेगी। वैसे भी बेंगलुरु की पहचान IT के सेक्टर में सबसे बड़ी है और अब इसमें योग का नया टैग लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की करते हैं, जिसे हर रोज घंटों ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। लेकिन प्रगति मैदान टनल के उद्घाटन के बाद आज टनल के पब्लिक ट्रायल का दिन है। कल ही PM मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया, जिसके बाद इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इस अंडरपास को खास चित्रकारी से सजाया गया है। पूरा कॉरिडोर CCTV से लैस है। आधुनिक तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। पानी की निकासी का भी विशेष इंतजाम है। हफ्ते के पहले दिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है और इस लिहाज से देखा जाए तो आज इस अंडरपास का असली ट्रायल होने वाला है। उम्मीद यही है कि प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर दिल्ली की रफ्तार को नया आयाम देगा और दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली NCR वासियों के लिए खुल गए हैं और सबसे खास बात यह है कि इन टनल और अंडरपास के खुल जाने से दिल्ली NCR के रहवासियों को अब ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन पीक आवर्स के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या होती है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब इस टनल की यदि हम बात करें तो इसे खास तौर पर 6 कॉरिडोर की लेन वाली टनल है और साथ ही साथ कॉरिडोर की मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरते हुए पुराना किला रोड होते हुए रिंग रोड
को इंडिया गेट से जोड़ती है। इसके जरिए प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक भी पहुंचा जा सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि प्रगति मैदान कॉरिडोर बनने के बाद अनुमानित 16,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल उत्सर्जित कम होगा, यानी कि प्रति कार के हिसाब से ईंधन की बचत प्रति वाहन प्रति घंटे 600 मिलीलीटर होगी। और इस टनल की सबसे खास बात यह है कि इसे सभी तरह से आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सीसीटीवी से लैस है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी दिया गया है। और आप देखिए इनकी दीवारों पर जिस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई है, जिस तरह से इन दीवारों पर उकेरा गया है, ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और कहा जा रहा है कि हर एक दीवार पर अपने आप में एक अलग तस्वीर बनाई गई है, हर एक पिलर पर अलग रंग से यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है। और इसी तरह की टनल जो है ये काफी लंबी टनल है जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ेगी और दिल्ली एनसीआर वासियों को ट्रैफिक से बचने में मदद करेगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। देखिए, खास बात यह है कि प्रगति मैदान टनल के शुरू होने से इस रूट पर बरसात के मौसम में जल जमाव से राहत मिलने जा रही है। बारिश के पानी से निपटने के लिए खास इसमें इंतजाम किए गए हैं। देखिए, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ये पूरी टनल है जो कि प्रगति मैदान से रिंग रोड, आश्रम, अक्षरधाम, नोएडा, गाजियाबाद जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देगी। इस पूरी टनल में बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर की जितनी भी दीवारें हैं उन पे अलग अलग तरीके की कारीगरी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हर दूरी पर आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही पूरे मार्क्स नजर आएंगे कि अगर आपको किस रूट पर जाना है, अगर आपको प्रगति मैदान का रास्ता लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिंग रोड जाना है तो आप जा सकते हैं। लंबे वक्त से प्रगति मैदान, रिंग रोड, इन तमाम हिस्सों के अंदर जाम की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस कॉरिडोर का उद्घाटन होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ लंबी लंबी जाम की कतारों से भी लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से साउंडलेस रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में अक्सर दिल्ली की तमाम सड़कों पर और जितने भी अंडरपास होते हैं उन पे जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन इस पूरे कॉरिडोर में बारिश के पानी के लिए भी अलग व्यवस्था जो है वो की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मेहनत और लगन की। कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये 5 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रही हैं, ये यही बता रही हैं कि हौसला हो तो मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी सफलता की राह बनाई जा सकती है। देखिए, हरदोई में किसान के बेटे का कमाल, जिसने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है, तो वहीं कासगंज में एक किसान के बेटे ने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर घर परिवार का नाम रोशन किया है। मुरादाबाद में एक सब्जी बेचने वाले के बेटे ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 5th रैंक हासिल की है। वहीं बेटियों ने भी कमाल कर दिया है। महोबा में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जिले में टॉप किया है, तो वहीं बाराबंकी में एक बेरोजगार पिता की बेटी ने बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल की है और परिवार को गौरव प्राप्त करने का मौका दिया है। देखिए, अगर कोई सीखने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय कर ले और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहे तो उम्र भी उसके बीच नहीं आती। बढ़ती उम्र में 10वीं पास कर कमाल करने की 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, मुंबई में 50 साल की एक बीएमसी सफाई कर्मी की है, जिन्होंने इस उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर ली और अपना हौसला उन्होंने दिखा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक पूर्व मेयर की है, जिन्होंने 55 साल की आयु में 10वीं की परीक्षा पास करके कमाल कर दिया। ये दोनों ही हौसले और मिसाल की तस्वीरें हैं। लोगों को संदेश देने के लिए काफी है कि किसी भी उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। उम्र आपके आड़े नहीं आएगी। चलिए अब आपको आईपीएस का एक अनोखा अंदाज दिखाते हैं। यह है गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज, जो फिटनेस के मामले में अव्वल है। रविवार को तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। एसएसपी मुनिराज ने 5-7 नहीं बल्कि पूरे 85 किलोमीटर साइकिल चलाई है। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाई है उन्होंने और पूरे 85 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये वीडियो ट्विटर पर शेयर भी किया है। सफर में उन्होंने रास्ते में ड्यूटी कर रहे सिपाहियों से मुलाकात की है। बहरहाल
एसएसपी की फिटनेस के सब कायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आईपीएस की फिटनेस का ये गजब का एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने 85 किलोमीटर साइकिलिंग की है और उसके बाद ये वीडियो शेयर भी किया है ट्विटर पे। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो अपनी फिटनेस को लेकर बिल्कुल सजग नहीं है। बात शानदार नजारे की करने जा रहे हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा देखने को मिला। कैमरे में एक ही फ्रेम में देखिए राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी। जी हां, किसी पर्यटक ने अनोखे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और बड़े बड़े पत्थरों के बीच जंगल का राजा बाघ बड़े आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। तभी उसके सामने चहलकदमी करते हुए गुजरता है एक मोर। जी हां, पहले तो बाघ जो है मोर की तरफ देखता है, पर कुछ ही सेकंड में मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और मोर के सामने से गुजरने के बाद फिर से वो देखने लग जाता है और उस मनमोहक नजारे को किसी पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसका मुरीद हो गया। देखिए, आप अगर पर्यटन के लिए आप भी कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए और आपको अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाए तो इससे मनमोहक भला और क्या हो सकता है। मिनट की कर लेते हैं जिसमें एक हादसा होते होते बच गया। पटना एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के एक विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर ही विमान में अचानक लेफ्ट विंग पर आग लग गई। लेकिन किसी बड़े हादसे से पहले विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और 185 लोगों की जिंदगी को बचा लिया गया। 185 लोगों की जिंदगी, 22 मिनट की बेबसी, इन सब के बीच सकुशल विमान की लैंडिंग, मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने वालों की खुशी समझी जा सकती है। ये खिलखिलाहट अनहोनी के मुंह पे सलामत लौटने की है। स्पाइस जेट का विमान SG723 में सवार मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी यात्रा के दौरान क्या मुसीबत आने वाली है। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट के रनवे पर स्पाइस जेट विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान के टेक ऑफ करते ही विमान के बाएं हिस्से में आग की लपटें नजर आने लगी। आग देखते ही विमान में मौजूद मुसाफिर घबरा उठे। देखिए, जैसे ही प्लेन यहाँ से उड़ा ना, तो पहले लगा कि ये दीवार से ही टकरा जाएगा, बाउंड्री वॉल से टकरा जाएगा, ऐसा लगा। और घड़ 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 की आवाज आने लगी भरते ही, उड़ान भरते ही। उसके बाद में इसके बाएं वाले इंजन से आग निकलने लगा और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया। जितनी भी अंदर की लाइट्स थी उस सब में शॉर्ट सर्किट होने लगा और उसके बाद में प्लेन जो है ना ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नीचे उड़ रहा था। उसके बाद काफी यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुपचाप बैठे। तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, हम लोग को तो लग गया था कि इसमें आग लग गई है, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद में फिर प्लेन जो है ना ऊपर उड़ान पूरी ले नहीं रहा था, उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि हमको लगा कि फिर उसने अनाउंस ही कर दिया, हमको लगता है आरा के आसपास जाकर के उसने वापस लिया। स्पाइस जेट के विमान ने दोपहर 12:03 पर टेक ऑफ किया और उड़ान भरते समय ही तेज धमाके के साथ लेफ्ट विंग में आग लग गई। करीब 22 मिनट उड़ान भरने के बाद पायलट ने ATC से संपर्क किया और 12:25 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई। कुछ नहीं फील किया, बस हम लोग ये फील किए कि टेक ऑफ के समय ही इसमें प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रनवे पे भी हम लोगों ने फील कर लिया था कि टेक ऑफ के समय इसमें प्रॉब्लम है। ये पूरा स्पाइस जेट वालों की केयरलेसी है। जैसे होता है कि पहले आप चेक करवा लो या कुछ करवा लो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने लैंडिंग करा के कोई बहुत बहादुरी काम नहीं किया, टेक ऑफ में ही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। ये हम लोगों ने फील किया है शुरू में ही। विमान में आग लगने की खबर पटना एयरपोर्ट पर तब मिली जब एयरपोर्ट के ओपन एरिया फुलवारी शरीफ के लोगों ने विमान को देखा। आग लगने की खबर फुलवारी शरीफ के लोगों ने दी। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। पटना एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को
और एयरपोर्ट के लोगों को भी, फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। इस हादसे को रोकने में पायलट से लेकर पटना एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों को बड़ी भूमिका रही। कुल मिलाकर समय रहते विमान हादसा टल गया और 185 लोगों की जिंदगी बच गई। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात उस पियानो की करते हैं जिसकी धुन की कहानी अद्भुत है। इस पियानो को सुनकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की यादें ताजा हो जाती हैं। उनके पसंदीदा पियानो को दुरुस्त किया गया है जो जल्द ही रामकृष्ण मिशन स्कूल की शोभा बढ़ाएगा। सदियों पुराने दुर्लभ पियानो से संगीत के स्वर निकल रहे हैं। पियानो की जो कंपन सालों पहले खामोश हो गई थी, उसके तारों से कसे की बोर्ड में धुन सिमट रही है। कई पीढ़ियों को खुद में समेटे इस पियानो की कहानी राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी है, जिनकी उंगलियां कभी इस पियानो के कीबोर्ड को बड़े प्यार से सहलाती थी, जो बरसों बाद फिर से संगीत बिखेरने के लिए बेकरार है। कहते हैं सुरों का संबंध इतिहास से होता है। कोलकाता के इस छोटे से वर्कशॉप में पिछले 3 सालों से एक पियानो को ठीक करने की कोशिश की गई, जिसके ताल्लुकात सीधे एक इतिहास से हैं। ऐसे पियानो 18वीं सदी से पहले तैयार किए जाते थे, जो अब नहीं बनते, ना ही इन्हें बजाने वाले मिलते हैं। लेकिन इस पियानो के प्रति जो प्रेम रामकृष्ण मिशन स्कूल ने दिखाया, उसी का नतीजा है कि इसे पुरुलिया से वर्कशॉप में पहुंचाया गया, ताकि हुनरमंद कारीगरों की देखरेख में इस दुर्लभ पियानो को दुरुस्त किया जा सके, ताकि दुनिया इन पियानो से परिचित हो सके। ये पियानो एक्चुअली पुरुलिया से हम लोग लेके आया, पुरुलिया रामकृष्ण मिशन से पियानो लेकर आया कलकत्ता में रिपेयरिंग करने के लिए लाया था। और इसका हालात ही बहुत ही खराब था, जैसी मतलब ये तो पूरा प्ले नहीं हो रहा था, पूरा चूहा खा लिया था, कॉकरोच भी अंदर में बहुत था, तो पियानो का हालात बहुत ही खराब था। तो हम लोग बहुत कोशिश करके ये नया पार्ट बनाया, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टाफ लोग आना शुरू किया। उसके बाद हम लोग इसको हाथ लगाया, हम लोग अभी सक्सेस है। 3 साल पहले इन पियानो को कोलकाता के वर्कशॉप में लाया गया, लेकिन कोविड महामारी के दौरान इसकी मरम्मत को रफ्तार नहीं दी जा सकी, जो अब जाकर ठीक हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य प्रेमी के साथ संगीत प्रेमी भी थे, जिन्हें सुर और साज की अच्छी पकड़ थी, जिन्होंने काफी समय तक स्क्वायर ग्रैंड पियानो को अपने साथ रखा। लेकिन उनके जाने के बाद इन पियानो के हकदार गुजरते वक्त के साथ बदलते चले गए। इन पियानो को दुरुस्त करने वाले कारीगरों को ढूंढना भी किसी तपस्या से कम नहीं था। स्क्वायर ग्रैंड पियानो बनकर तैयार हो चुका है, जिसके मालिकाना हक रखने वाले रामकृष्ण मिशन स्कूल में इसे जल्द पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल ये पियानो बच तो रहा है, लेकिन 3 साल पहले ये पियानो का सुर ठीक तरीके से लग नहीं रहा था। दरअसल इस पियानो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस पियानो के ताल्लुकात बिल्कुल इतिहास से है। ये है स्क्वायर ग्रैंड पियानो, जो 18वीं सेंचुरी के बाद बनना बंद हो गया और फिलहाल कोलकाता के एक वर्कशॉप में पिछले 3 सालों से ये यहाँ पर था और एक कड़ी मशक्कत के बाद इसको ठीक किया गया है। लेकिन इसका ताल्लुकात इतिहास से इस तरीके से है क्योंकि ये पियानो यानी ये स्क्वायर ग्रैंड पियानो जो है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वो खुद इस्तेमाल करते थे। उन्होंने शिलोंग में 3 दफे वहां पर रहे, तो उनके घर में ये पियानो था और हम समझ सकते हैं कि सारे लोगों के लिए बहुत खास है और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब फिर से वो पुरुलिया रामकृष्ण मिशन पहुंच जाएगा और वहां पर रखा जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए।